कैसे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे पार्टिकल में जो कि जिसका रेस्ट मास उसके खुद से रेस्ट मास से भी ज़्यादा होता है। तो आज हम ये तो नहीं देखेंगे कि ये होता कैसे है, पर हम ये देखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसा पार्टिकल अपने ऐसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए जिसका रेस्ट मास उससे भी ज़्यादा है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, हम सिर्फ ये देखेंगे आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास का मतलब कि जिस रेस्ट मास में वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिस ऐसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है जिसका रेस्ट मास उसके खुद के रेस्ट मास से ज़्यादा है, तो आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से, तो आखिर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे चेंज हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल में चेंज हो रहा है जो प्रोटॉन क्योंकि और न्यूट्रॉन में जो रेस्ट मास होता है वो न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। यानी कि प्रोटॉन एक कन्वर्ट हो रहा है अपने हैवी पार्टिकल में। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है। देखिए, आज हम ये नहीं देखेंगे कि बीटा प्लस डी के कैसे होता है या फिर बीटा प्लस डी के होता कैसे है। अगर हम पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार देखें या उसमें पूरा सब क्वांटम मैकेनिक्स लगाएं, तो वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। लेकिन हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो आखिर हो कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे है। तो आज हम सिर्फ पॉसिबिलिटी देखेंगे आखिर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तो उसके लिए हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल आना चाहिए, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम वॉल्यूम इफेक्ट को देखेंगे। तो होता क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर, और एक चीज़ और है कि ये जो प्रोटॉन है ये एक न्यूट्रॉन में तभी चेंज हो सकता है जब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये सब मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये बाइंड स्टेट में हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं लैब में अगर कोई एक प्रोटॉन सिंगल रखा है तो वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब यही पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम इफ़ेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो होता क्या है कि हमने देखा था कि जो जो वो होता है, हमें अगर निकालना है कि बाइंडिंग, जैसे हमें ये है हमारे पास न्यूक्लियस है, तो अगर हमें इसकी जो है सबको डेंसिटी चाहिए, तो क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर आपको एक रिज़ल्ट है जो आपको याद होना चाहिए कि जो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम होती है सबकी डेंसिटी। ठीक है, तो ये कैसे आई थी, ये ऐसे आई थी कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो यानी कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए। और ये जो ए है ये यहाँ पर हमारा, ये जो ए है ये हमारा मास नंबर है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये ए होता है हमारा। ठीक है, तो ए को यहाँ पर हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, आप जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें आप और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डालते रहोगे तो ये बड़ा होता जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से ये हमने लिखा है रिजल्ट। अब होगा क्या, अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1/3 के। ठीक है, खैर ये भी उधर चला जाएगा। तो होगा क्या कि आर की वैल्यू 1/3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर है कि आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1/3 के। और जब मैं इसको खोलूँगा, यानी कि इसको एक इक्वल लगाऊंगा, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। जो हमने उधर नहीं भेजा था वो सब कांस्टेंट इसमें, या वो कांस्टेंट ही हो सकता है या फिर अलग से कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी एक्सपेरिमेंटली वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया आर की वैल्यू। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमने देखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमारी जो है वो डिपेंड करती है ए पे। ठीक है, तो ये ए पे हमने कहा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ए पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमने जैसे निकाला था कि आर की वैल्यू कितनी होती है, आर नॉट ए की पावर 1/3 इतनी होती है। तो अगर हम इसको इसमें रख दें तो 4/3 पाई आर क्यूब को रख देंगे तो आर नॉट की पावर क्यूब आ जाएगा और ए की पावर 1/3 तो ये इतना हो जाएगा। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कुछ मतलब कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारी, वो हमारी इतनी आ जाएगी कि हमने ये चीज़ देखा कि क्योंकि अब देखो 4/3 पाई और ये सब कांस्टेंट है, तो ये सब तो कांस्टेंट है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी सीधे सीधे ए पे डिपेंड कर रही है।
तो हमने देखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ए पे डिपेंड कर रही है सीधे सीधे, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट थे भाई। आर नॉट भी एक कांस्टेंट ही है, आर नॉट भी एक कांस्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है, और जब आप ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये इक्वल में एक C1 आ जाएगा और ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस साइन आएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स आएंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियॉन्स आएंगे ज़्यादा आप ऐड करते जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो बाइंड ज़्यादा अच्छी तरह हो पाएगा, यानी कि वॉल्यूम इफेक्ट इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी जो है वो देता है। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, जिसे हम सरफेस इफेक्ट बोलते हैं। देखिए होता क्या है, अगर एक आप न्यूक्लियस को ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियस के यहाँ जो न्यूक्लियन है और एक अंदर जो बीच में न्यूक्लियन है, तो ये तो सबसे घिरा हुआ न्यूक्लियन है, तो ये तो स्टेबल है, पर ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम आ जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बैलेंसिंग कम हो जाती है यहाँ पर, तो इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो उससे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, वॉल्यूम से बढ़ रही थी इससे डिक्रीज़ करेगी, और इसे हम सरफेस इफेक्ट बोलते हैं। तो सरफेस इफेक्ट जो है वो जो यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है हमारे सरफेस एरिया से, और सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² के इक्वल होता है। और हमने देखा है कि r की वैल्यू r0 a⁴ होती है, तो बस सारे हम रख देंगे इसमें, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4π, और इसमें हम रख देंगे तो ये आ जाएगा r0 की पावर होल स्क्वायर a⁴ आंसर आ जाएगा। अब फिर से ये कांस्टेंट है तो हम बाइंडिंग एनर्जी कर देंगे और इक्वल में साइन लगाएंगे, ये कांस्टेंट है इसे हम C2 मान लेते हैं, और ये a⁴ आ जाएगा। अब यहाँ प्लस साइन आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये डिक्रीज़ कर रही है बाइंडिंग एनर्जी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब हम तीसरा टर्म लेते हैं जिसे हम कूलम्ब रिपल्शन इफेक्ट बोलते हैं। होता क्या है कि जब एक न्यूक्लियस होता है तो वहाँ पर जब कहीं प्रोटॉन या सिमिलर चार्जेस आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इन रिपल्शन के कारण क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी भी घट जाती है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये जो है एक दूसरे को ढकेलेंगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बाइंडिंग, क्योंकि बाइंड नहीं कर पाएगा, पकड़ के नहीं रख पाएगा न्यूक्लियस से, तो मतलब पकड़ के तो रख रहा है लेकिन थोड़ी सी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी दे रहा है अट्रैक्शन कर, लेकिन कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन में मतलब ओवरकम हो रहा है, तो वो जो रिपल्शन है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4πε0 इंटू E²/r, इतनी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि सिमिलर चार्जेस है तो हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोटॉन सिमिलर चार्जेस हैं, और सिमिलर चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का तो साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी टोटल नेगेटिव आई, क्योंकि ये एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम कर रहा है, क्योंकि जो रिपल्शन कारण यहाँ पर जो है एक नेगेटिव, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो होगा क्या कि जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे प्रोटॉन्स के वो आते हैं Z⁻⁻1/2, ठीक है। और हमने देखा था ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे E²/4πε0r से, और फिर से यहाँ पर r की वैल्यू r0 a⁴ रख देंगे, ये हम कर देंगे, तो टोटल मिला के जो रिजल्ट आएगा वो बाइंडिंग एनर्जी आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z × Z−1/a⁴. अच्छा, हमने ये सब क्यों नहीं लिखा E²/4πε0, तो वो सब कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो लास्ट में जब हम, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं तो क्योंकि वो सब कांस्टेंट ही हैं, तो इक्वल में जब हम साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया C3 और Z × Z−1/a⁴ तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे मतलब कि वो एनर्जी जो है कम कर रहा है, क्योंकि ये इफेक्ट। अब लास्ट इफेक्ट देखते हैं जो सिमेट्री इफेक्ट है। सिमेट्री इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इक्वल हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों मतलब कि सेम हो जाएगा। तो जब किसी पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर लग रहे हैं तो वो सबसे हाईली स्टेबल है, क्योंकि वो कहीं मूव नहीं करेगा, ना वो रिपेल होगा ना वो अट्रैक्ट होगा, वो बिल्कुल 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 स्टेबल रहेगा। लेकिन जब ये n की जो है z से बड़ा हो जाए या z n से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर रिपल्शन अट्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा किसी ना किसी केस में, और किसी ना किसी केस में अट्रैक्शन रिपल्शन से बड़ा हो जाएगा और रिपल्शन अट्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि n z से बड़ा है या z n से बड़ा है। तो इस यानी कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर n-z अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए या फिर उल्टा लिख दें इसे, या फिर अगर कहीं z-n ग्रेटर देन 0 हो जाए,
तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो मतलब कि यहाँ पर स्टेबल हाईली स्टेबल नहीं होगा फिर वो। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A-2Z का होल स्क्वायर अपॉन ए के। और जब हम ये खोलेंगे तो साइन जो आएगा वो एक और कांस्टेंट ले लेते हैं तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम कर रहा है। तो ये आएगा टोटल। अब जो जितनी भी हमने बाइंडिंग एनर्जी लिखा है उसको ज़रा एक बार हम जो है वो पूरा मतलब लिखते हैं एक बार फिर से। जैसे अभी हमने जो है सब इतना कुछ लिखा है तो इसको हम जो है सब मिक्स करके लिखते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। यानी कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी ना वो इसके इक्वल होगी। इसे मैं इधर लिख देता हूँ। तो C1A माइनस C2 A की पावर 2/3 माइनस C3 Z इंटू Z माइनस 1 ओवर A की पावर 1/3 माइनस C4। ये माइनस C4 जो है वो इधर लिखा हुआ है। और फिर आएगा माइनस C4 A-2Z का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक, मतलब कि ये पूरी हमारी बाइंडिंग एनर्जी की पूरी इक्वेशन हो गई। ठीक है। और हमने देखा है कि जैसे E की वैल्यू होता है mc², तो हम कह सकते हैं m की वैल्यू हो जाएगा E/c²। यानी कि हमने जितनी बाइंडिंग यानी कि m की वैल्यू E की जगह हम ले सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c²। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा था तो ये पॉसिबल कैसे है, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। आपको ये चीज़ तो पता होगा, इतना तो आपको पता होगा कि जब मतलब कि अगर इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं मैं इसके अंदर ऐसे नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नहीं मान रहा हूँ मैं। इसके अंदर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर मान लेते हैं कि कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम अलग कर दें तो उनकी रेस्ट मास एनर्जी जो होगी, यानी कि उनका रेस्ट मास एनर्जी का सम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा इनकी बाइंड स्टेटिंग से। यानी कि ये जब बनेगा तो E जो होगा, मान लेते हैं E1 लिख रहा हूँ मैं इसे, तो E1 जो होगा ये कुछ ना कुछ क्या होगा कि पहले इसकी स्टेट कुछ अलग थी। मतलब कि पहले ये जो था ये जो था वो अनबाइंड स्टेट में था। तो ये अनबाइंड स्टेट में था, तो मैं लिख देता हूँ U1 माइनस, अब ये कुछ अलग स्टेट में आ गया। तो यानी कि पहली इक्वेशन ये हो गई। जब इसी न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो गया तो इसकी इक्वेशन कुछ ये हो जाएगी, E2 इजिकल्स टू EU2 माइनस E से E लिख देते, E' लिख सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल कब होना चाहिए, तब ये पॉसिबल तब होना चाहिए तब ये जो E1 है ये E2 से बड़ा हो। क्योंकि हमने जैसे देखा था कि क्योंकि E1/c², इसका मास निकाल लेंगे। अगर इसका मास निकालना है m1 और इसका अगर मास निकाल लेंगे तो ये E2/c² आएगा। तो अगर E1 E2 से बड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है m1 भी m2 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये तो वही वाला केस हो गया कि एक बड़ा पार्टिकल अपने से छोटे रेस्ट मास वाले पार्टिकल में टूट रहा है। तो ये तो पॉसिबल है ना। तो अब ये पॉसिबल कैसे है? तो जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी में हम देख रहे थे कि जब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कुछ इतनी होती है, वो ये होती है -C3 इंटू Z माइनस 1 ओवर A⁻⁴ इतनी होती है ये। यानी कि ये डिक्रीज़ करता है बाइंडिंग एनर्जी को। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। जब ये बाइंडिंग एनर्जी ध्यान से देखिए, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो यहाँ रिपल्शन नहीं हो रहा। क्योंकि पहले ये बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि अब जो है यहाँ पर प्रोटॉन में इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। तो न्यूट्रॉन तो अट्रैक्शन लेके आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से और प्रोटॉन रिपल्शन लेके आता है। तो जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो ओवरऑल बढ़ गई। और जैसे हमने देखा था कि हमने E1 लिखा था तो E1 था EU1 माइनस E, ये हमने लिखा था। और हमने लिखा था E2 था EU2 माइनस E'। तो यानी कि जो E' है ये E' पहले से इंक्रीज़ कर गया। तो अगर ऐसा हो कि ये EU2 जो है, मान लेते हैं अगर ये EU2 बड़ा है
तो अगर ये इवन इस U2 से भी मतलब यानी कि जो डिक्रीज़ है वो अगर इंक्रीज से भी ज़्यादा हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो यानी कि ये है कि टोटल मिला के m की वैल्यू जो E1/c² आएगी वो ग्रेटर हो जाएगी E2/c² के। यानी कि देखा जाए तो अगर इसको सीधे सीधे बोलूँ तो जब एक न्यूक्लियस में बीटा प्लस डीके हुआ तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो इसका रेस्ट मास जो टोटल रेस्ट मास है उसका जो रेस्ट मास है ये ऐसा हो गया। यानी कि इसका जो रेस्ट मास है वो कम हो गया। जब ये रेस्ट मास का कम हो गया इसका मतलब ये पॉसिबल है। यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि एक बड़ा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल में टूट गया या कन्वर्ट हो गया, बल्कि टूटा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते ना कि एक प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, मतलब कि कन्वर्ट हो गया। तो एक पार्टिकल उस पार्टिकल में तो कन्वर्ट हो सकता है ना जिसका रेस्ट मास कम हो। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो टोटल जो रेस्ट मास न्यूक्लियस का आ रहा है वो तो कम हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस का रेस्ट मास कम हो रहा है तो ये पॉसिबल है। तो इसी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि हाँ, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है।